Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल केमिस्ट्री में सेट 2 के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक, आप देखिए, एक में सीसीपी की बात करी है, एक में एससीपी की बात करी है। तो आपको पता है कि सीसीपी क्या है। जस्ट लाइक एफसीसी, इट मींस सीसीपी में 3 लेयर होती है, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर। आपको ये बात पता है। एंड एचसीपी में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2 लेयर होती है, ए बी, पता है। सीसीपी में 3 लेयर्स हैं, ए बी सी। 3 लेयर मीन्स 3 डिफरेंट लेयर हैं। तो ए लेयर इसीलिए बोला गया फर्स्ट को, देन बी बोला गया, देन सी बोला गया। तो सीसीपी में कैसी पैकिंग होती है? एबीसी टाइप, ए बी सी टाइप। मीन्स ये हो रहा है कि सीसीपी में 3 डिफरेंट लेयर है, 3 डिफरेंट लेयर है, समझ में आया आपको। जबकि एचसीपी में 2 डिफरेंट लेयर होती है। तो एचसीपी में जो पैकिंग होती है, एबी टाइप पैकिंग होती है। क्लियर? अब इसके अंदर क्या है, जरा स्टेटमेंट समझते हैं। बोलता है कि सीसीपी स्ट्रक्चर हैज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर। एकदम सही बात बोला है। देखिए, सीसीपी स्ट्रक्चर में 3 डिफरेंट लेयर है। पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है हम लोग को। सेकेंड आइए, इन सीसीपी स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर आर रिपीटेड। एकदम करेक्ट है। देखिए, फर्स्ट लेयर ये हो गई, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यही हुआ ना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है? ए है ना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर आर रिपीटेड, किसमें? सीसीपी में। इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड आइए, इन एन एससीपी स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर रिपीटेड। फर्स्ट एंड फोर्थ, तो देखिए, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये एससीपी में, थर्ड ये एंड फोर्थ ये। तो बोला फर्स्ट एंड फोर्थ रिपीटेड, फर्स्ट ए है एंड फोर्थ बी है। तो ये तो रिपीट नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। एंड 4 पॉइंट में बोलता है इन एफसीसी पैकिंग द नेबरिंग फेस सेंटर्ड एटम टच ईच अदर। तो जो सेंटर में होगा, जैसे मान लीजिए ये एक फेस है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये क्या है? फेस है। अब इस फेस में अगर एक सेंटर में एटम होगा, ठीक है, और ऐसा ही फेस मान लीजिए ये ले लिया हमने, दूसरा वाला फेस जहां आप रूम में बैठे हैं, तो इसका सेंटर इसके सेंटर को टच कैसे करे? क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर होगा वो अपने कॉर्नर वाले एटम से टच करेगा ना। फेस में अगर आप बात करें, मान लीजिए आपने ये फेस लिया और ये सेंटर में आप एटम ले रहे हैं, तो जो ये टच करेगा, कौन? फेस सेंटर एटम, वो तो अपने कॉर्नर से टच करेगा ना। दूसरे फेस के सेंटर से तो टच नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो आंसर क्या होगा इसमें? फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको आंसर दिख गया कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 1। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ 0.1 m H2SO4 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 30 ml ऑफ 0.2 n NaOH। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो H2SO4 आप जितना भी लेके चले, कितना वही निकालना है, कि कितना उसका वॉल्यूम है, यही निकालना है। तो उसको पूरी तरह से इतना वॉल्यूम, इतनी नॉर्मलिटी का NaOH न्यूट्रलाइज कर रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर रहा है। कैसे पता चला? क्वेश्चन की लैंग्वेज में तो कंप्लीट वर्ड नहीं लिखा है, बट क्या आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये समझ में आ रहा है क्या कि आइदर NaOH और H2SO4 में कोई बच रहा है? ये तो कहीं मेंशन नहीं है ना, वरना तो क्लियर कट मेंशन करेगा कि इस रिएक्शन के बाद ये बच गया। तो जब बच गया तब वहां पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ना होता। बट यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि H2SO4 या फिर NaOH में से कोई एक बच भी रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने ये गेस किया। गेस क्या क्या सही इस चीज पे आए कि ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस है। और जहां पर रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वहां पर मिल इक्विवेलेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ये आपको पता है। इसका मतलब यहां पर जितना भी आप H2SO4 लेके चल रहे हैं वो कंप्लीट न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH है। और जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन या कंप्लीट रिएक्शन का केस आ जाए तो उस केस में हम लोग मिल इक्विवेलेंट को इक्वल करते हैं। तो आप क्या करेंगे कि यहां पर मिल इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कर दीजिए, क्योंकि ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का
केस है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका हम लोग यहां पर सोल्यूशन कर रहे हैं। तो H2SO4 इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई क्या, NaOH। तो जरा आप रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो न्यूट्रलाइजेशन का केस है। H2SO4 की रिएक्शन NaOH से कराओ, तो जब ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज होगा तो H2SO4 में रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं, 2। ये कैसे पता चलता है कितने रिप्लेसेबल हैं? तो किसी भी एसिड में जो OH होंगे तो OH से जो H प्लस आयन रिलीज होता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि जितने OH हैं उतने वो H प्लस आयन रिप्लेस कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जितने वहां पर OH हैं उससे सारे के सारे H प्लस आयन रिप्लेस हों। ये रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर यहीं पर ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस ना होता या क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमको समझ में आता, तो यहां पे रिप्लेसेबल 2H प्लस आयन है तो हम ये कह सकते, लेकिन ये सब हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ना आपको कोई गेस करना है। ये क्लियर कट लैंग्वेज क्वेश्चन की होती है, तो जिससे आपको समझना होगा। तो यहां पर हो सकता था ये भी प्रोडक्ट बन जाता NaHSO4, कब, जब ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ना होता, समझना। या Na2SO4 भी बन सकता था, बट वहां से बोलता है ये रिएक्शन यही हो रही है लेकिन कुछ बच रहा है, तो वो सब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही गेस करेंगे। क्लियर? इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है और समझना भी जरूरी है। तो फिलहाल यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन है, क्योंकि कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि H2SO4 से एक H प्लस आयन निकल रहे हैं। तो हम जितने भी यहाँ निकल सकते हैं वो सारे के सारे H प्लस आयन को यहां से रिप्लेस करवाएंगे। तो कितने निकल सकते हैं, 2। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो रहा है तो हम लोग क्या कर लें, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ये कर लिया हमने। अब मिली इक्विवेलेंट के अपने पास कितने फार्मूले हैं, 3। कौन सा, एक है N इंटू वी, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। ये कब लगेगा, जब क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन हो। सेकंड क्या है इसका, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये कब लगेगा, जब क्वेश्चन में वेट की बात करी जा रही हो। एंड थर्ड, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से ही डेराइव्ड फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर। ये कब लगेगा, जब क्वेश्चन में मोल की बात हो रही हो। ठीक है। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम आपको गिवन है NaOH का एंड वॉल्यूम H2SO4 का पूछा है, एंड दोनों केस में नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी यहाँ पर गिवन है। तो आप कौन सा यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट का फार्मूला लगाएंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। समझ में आया? तो अब H2SO4 की बट आपको मोलैरिटी दी है, कोई बात नहीं, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो मोलैरिटी कितनी है, 0.1, एंड एन फैक्टर कितना होगा, तो देखो H2SO4 से कितने H प्लस आयन निकले, 2, क्योंकि यहाँ H2SO4 है और यहाँ Na2SO4 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो सोडियम आयन है, आपने पढ़ा है कि जो मेटल होता है वो एसिड के H प्लस आयन को रिप्लेस करता है। ठीक है। तो यहां से रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने थे, 2 थे। तो देखिए यहाँ 2 सोडियम आ गया। इससे ये पता चला एसिड क्या, जो H2SO4 का जो 2H प्लस आयन है वो सारा का सारा रिप्लेस हो चुका है। तो यही H2SO4 की यहाँ पर बेसिसिटी होगी। क्या होगी, बेसिसिटी, और 2 होगी, कि वही यहाँ पर एन फैक्टर बोला जाएगा। तो एन फैक्टर 2 हो गया, तो ये 0.2 हो गई नॉर्मेलिटी किसकी, H2SO4 की। तो नॉर्मेलिटी की जगह 0.2 रख दिया। H2SO4 का वॉल्यूम निकालना है, N2 कितना दिया है NaOH का, ये अगेन 0.2 ही दिया हुआ है, एंड वॉल्यूम 30 दिया, तो आ गया, बहुत आसान है। देखिए 0.2 कैंसिल, तो V1 आ गया 30 ml। इसका मतलब H2SO4 का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा इस रिएक्शन में, 30 ml। तो आंसर कौन सा हो गया, देखिए फर्स्ट आंसर हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 1। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ये आप नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो व्हाट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक्स में
आपने ये प्रॉपर्टी को समझा था, क्या था, दो टाइप की प्रॉपर्टी यहां पर एक्सप्लेन करके बताई गई थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड दूसरा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मास पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट अपॉन मास। क्या, इंडिपेंडेंट अपॉन मास, इंडिपेंडेंट अपॉन मास। तो जो मास पे डिपेंड नहीं करेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर। और इंडिपेंडेंट से ही वर्ड आया है इंटेंसिव, ठीक है, याद रखेंगे आप, इंटेंसिव मीन्स इंडिपेंडेंट। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिपेंड्स अपॉन मास, जो मास पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर। आगे देखिए, तो मास पे कौन से डिपेंड नहीं करेगी, आप फार्मूले से मत समझिएगा कि आप देखते हैं किसी फार्मूले में मास आ रहा है तो आप कह देते हैं कि वो क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। जरूरी नहीं है किसी फार्मूले में मास आए तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी लगाना है। जैसे देखिए यहां पहला ऑप्शन दिया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो मास पे डिपेंड करेगा ही करेगा। क्यों, मास पे क्यों डिपेंड करेगा, पढ़ा भाई कि जितना ज्यादा मास है तो उसका वॉल्यूम भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, मास अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा नहीं, वॉल्यूम भी तो उतना वो ऑक्यूपाई करेगा ना। तो ऑब्वियस है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, या सिंपल सी बात है लर्न करना पड़ेगा। बट आप लर्न कितना करोगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, समझ में आया। तो यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम हमको समझ में आ रही है कि वॉल्यूम है, क्योंकि जितना ज्यादा मास लोगे वॉल्यूम भी उसका उतना ज्यादा होगा। क्लियर। सेकेंड है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होती है, तो विस्कोसिटी एक प्रकार का क्या फोर्स है, हम लोग यहाँ पे क्या उसको फोर्स पर यूनिट एरिया है, प्रेशर एक प्रकार का, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए तो विस्कोसिटी यहां लिख रहे हैं, विस्कोसिटी क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई भी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाए, कोई भी प्रॉपर्टी पर यूनिट एरिया हो जाए तो वो इंटेंसिव हो जाती है। इंटेंसिव को समझिएगा, जैसे आप समझें कि फोर्स में तो सर मास आ रहा है तो विस्कोसिटी भी जो है मास पे डिपेंड करेगी, नहीं करेगी ना। कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर पर यूनिट एरिया कर देते हैं या पर यूनिट वॉल्यूम कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो इंटेंसिव हो जाती है। जैसे डेंसिटी, अब डेंसिटी का फार्मूला तो मास बाय वॉल्यूम है, तो क्या मास पर डिपेंड नहीं करेगा, पक्का करेगा, लेकिन मास को आपने पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया है ना, तो फिर अब जो बना डेंसिटी बना, तो इसीलिए डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। समझ में आ रही बात कि एनी प्रॉपर्टी विच आर एक्सटेंसिव बट अगर उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दें पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट एरिया, तो दैट बिकम्स इंटेंसिव। इज इट क्लियर। तो विस्कोसिटी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नॉट एक्सटेंसिव। रीजन समझ में आ गया आपको। एक बात और, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो भी इंटेंसिव होता है, लिख लीजिएगा ये पॉइंट कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव है। देखिए डेंसिटी को आप समझ सकते हैं, अभी वॉल्यूम हमने किया तो वॉल्यूम है एक्सटेंसिव, ये देखिए बताया, और मास तो पक्की बात है एक्सटेंसिव होगा, लेकिन दोनों का रेशियो क्या हो गया, इंटेंसिव हो गया। ये बात यहां पे भी कह सकते हैं, फोर्स तो है ही है, मास पे डिपेंड करेगा ना फोर्स, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो आपने कर दिया तो वो फिर एक्सटेंसिव हो, इंटेंसिव हो गया। क्लियर। तो विस्कोसिटी तो क्या है, इंटेंसिव है। तो समझ में आई बात नहीं आई कि कोई भी प्रॉपर्टी को पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो इंटेंसिव हो जाता है। और इसका दूसरा फार्मूला क्या है कि किसी भी टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होगा। ठीक। आइए टेम्परेचर तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा, ये समझ में आ रहा है इंटेंसिव है। क्यों, अब मान लीजिए ऐसे समझिए आप कि एक रूम है, रूम का टेम्परेचर T केल्विन है, अगर उस रूम को आधा कर दिया जाए तो क्या टेम्परेचर भी आधा होगा, नहीं होगा। ऐसा होता तो गर्मियों में तो आपको फिर एसी की जरूरत ही ना होती, आप क्या करते, बड़े वाले रूम को पार्ट में डिवाइड कर दे, जितना छोटा होता जा रहा है टेम्परेचर कम होता जा रहा है। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर
इंटेंसिव है, मास पे डिपेंड नहीं करता, पता है ये बात, तो ये भी इंटेंसिव हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है पता आपको, ये वॉल्यूम का वॉल्यूम बोल रहे हैं, वेलोसिटी का रेशियो है ये। क्या ये वेलोसिटी का रेशियो, कौन सी, कि वेलोसिटी इन अ वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन अ स्पेसिफिक मीडियम, यही तो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑब्वियस है कि रेशियो है, तो फिर से ये इंटेंसिव होगा। तो अब समझ में आ गया आपको कि यहां पर जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट बनेगा, क्योंकि उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो द आंसर इज 1, यानी वॉल्यूम यहां पर जो 4 ऑप्शंस गिवन है इसमें केवल वॉल्यूम ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड and the reaction is given by rate is equal to K CH3OCH3 की पावर 3/2। यहाँ पे कंसंट्रेशन लिया गया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीजेस इन प्रेशर इन क्लोज्ड वेसल, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है जिस प्रकार से कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है उसी प्रकार से प्रेशर पर भी डिपेंड करता है एंड क्लोज्ड वेसल, सो द रेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। जिस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने रेट का जो एक्सप्रेशन किया है वो इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन किया है, तो सिमिलरली आप रेट को पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही बात वो कहना चाह रहा है। तो देखिए वो कर दिया इसने। अब बोलता है कि अगर प्रेशर का जो मेजरमेंट है वो बार में हो जाए और टाइम को हम लोग मिनट में ले लें, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, रेट कांस्टेंट क्या है, के, आर क्या है, रेट है, और ये हो गया इसका पार्शियल प्रेशर डाइमिथाइल ईथर का। तो आपको पता है कि जो K यानी रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है, क्लियर, जबकि रेट की कोई यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर नहीं डिपेंड करती, उधर dx/dt अगर आप कंसंट्रेशन ले रहे हैं और अगर आप चेंज इन प्रेशर ले रहे हैं तो dp/dt ये ले सकते हैं। लेकिन अगर K का रेट K यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहा है तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी देखना पड़ेगा। बहुत आसान सी बात है, आसान सा इसका सोल्यूशन है। तो देखिए रेट R यानी dp/dt या डेल्टा p/ΔT ले लीजिए, अगर ज्यादा चेंजेस हैं तो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगी, बार पर मिनट। भाई प्रेशर की आपने यूनिट क्या ले रखी है, बार, और टाइम की क्या हो जाएगी, मिनट, तो बार पर मिनट ये किसकी यूनिट हो गई, रेट की। हमें किसकी निकालनी है, के की। तो एक्सप्रेशन क्या है, R इज इक्वल टू के पार्शियल प्रेशर CH3OCH3 की पावर 3/2 है, हो गया। तो R हो गया बार पर मिनट इज इक्वल टू के, और पार्शियल प्रेशर यानी कि बार की पावर 3/2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, बहुत आसान सा है ये तो। यानी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बार पर मिनट होगा यहाँ पर, है ना, मिनट इनवर्स है, तो बार पर मिनट अपॉन क्या हो जाएगा, बार की पावर 3/2। अब देखिए दोनों का बेस सेम है और ये डिवाइड में तो माइनस कर सकते हैं, यानी हम इसको ले सकते हैं बार, और ये क्या होगा 1 - 3/2, पता ही ये बात तो आपको, पर मिनट। अब क्या होगा कि 1 में से -3/2 यानी 3/2 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लीजिए तो 2 माइनस यानी -½ आ जाएगा, तो बार की पावर -1/2 एंड पर मिनट। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन दिस रिएक्शन है, इन दिस रेट एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड, ये देखिए बार -1/2 पर मिनट। समझ में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 3। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बोलता है कि कार्बन ग्रेफाइट है और ये रिएक्शन आपको दे रखा CO2 बना, डेल्टा H इतना दे रखा है, H0 है, H2 + ½ O2 H2O, जो डेल्टा H0 ये गिवन है, एंड CO2 + 2H2O गिव्स ये दे रखा है। पूछता क्या है कि ऊपर थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बेसिस पे डेल्टा H0 बताना है एट सेम टेम्परेचर, ऊपर भी 298 केल्विन में और नीचे भी 298 केल्विन पर, और इसका आपको क्या बताना है, डेल्टा H0 इस रिएक्शन का बताना है। तो ये सेट 1 में भी ऐसा क्वेश्चन था और हमने कहा तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि जो आपको इक्वेशंस गिवन है उनको इस प्रकार से आप रीअरेंज कर दीजिए कि जो आपसे पूछा गया इक्वेशन है वही आ जाए। तो कैसे करना है आप देख लो, ये यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कार्बन ग्रेफाइट है तो यहाँ कार्बन ग्रेफाइट रिएक्टेंट साइड है, इसमें भी रिएक्टेंट साइड है, तो हम एज इट इज इसको लिख दें, कार्बन ग्रेफाइट
प्लस क्या हो जाएगा O2 गिव्स CO2, तो डेल्टा एच नॉट एज इट इज होगा, कितना होगा माइनस 393.5 किलो जूल। एंड सेकेंड इक्वेशन में H2O, तो ये H2 किधर है, H2 इधर रिएक्टेंट साइड है, यहाँ पे भी H2 रिएक्टेंट साइड है, तो हम एज इट इज रख रहे हैं H2 प्लस हाफ O2 गिव्स क्या हो जाएगा H2O। तो ये डेल्टा एच नॉट ये कितना होगा माइनस 285.8 है, सॉरी 285.8 किलो जूल पर मोल। एंड यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में देखिए CH4 प्रोडक्ट साइड में, और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उसका भी CH4 प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्शन को एज इट इज अरेंज कर दीजिए। CO2 प्लस 2H2O गिव्स क्या हो जाएगा CH4 प्लस 2O2, तो डेल्टा एच नॉट आ जाएगा प्लस में 890.3 किलो जूल पर मोल। कैंसिल करिए, जो कैंसिल हो रहा है CO2 से CO2 कैंसिल हो गया, और O2 है, यहाँ पे 2O2 है, तो यहाँ हाफ O2 जिसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई पूरे में होगा ना, तो देखिए हाफ O2 इंटू 2 यानी 1O2 और 1O2, तो ये हो गया 2O2 2O2 कैंसिल। नेट रिएक्शन क्या आ गई, कार्बन ग्रेफाइट GRA प्लस प्लस क्या बचा 2H2 गिव्स यहाँ पर H2O भी कैंसिल हो रहा है, ये 2H2 और 2H2 यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, तो कार्बन प्लस 2H2 गिव्स क्या हो जाएगा CH4, ये बन गया, ये इक्वेशन पूछा था आपसे, आंसर आ गया। अब क्या करना है, इनको आप ऐड कर लीजिए, तो ये क्या माइनस 393.5 है, और इसमें 285.8 में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 571.6 आएगा, माइनस में 571.6, इसको ऐड कर दीजिए तो 6511 314 415 हो गया, और 97 कितना होता है 16, और ये हो गया 3145 965.1, ये माइनस में आ गया, और ये 890.3 है, ये प्लस में, इसको आप इसको क्या कर दीजिए 8 इसमें ऐड कर लीजिए 890.3, तो आंसर आ जाएगा कितना, आंसर यहाँ पर आएगा, ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी 74.8 माइनस में, ये हो गया। देखिए कौन सा आंसर है, माइनस में 74.8, दिस इज द सेकेंड आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, तुरंत इससे आपका आंसर क्लियर हो जाता है, और एक बार चेक भी हो जाता है कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। कैसे कि जो ये आपने ये रिएक्शन को अरेंज करके जो रिएक्शन बनाई है वही जो आनी चाहिए, जो पूछी गई क्वेश्चन है, अपने आप बाकी प्लस माइनस कर देने से आंसर आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 यानी सिल्वर क्रोमेट एट 298 केल्विन, और आपको इसका KSP गिवन है। आसान क्वेश्चन है, KSP गिवन है और सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट, जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो Ag+1 एंड क्रोमेट आयन बना देगा, इनके बीच में यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर क्रोमेट पार्शियली सॉल्युबल होता है, और जहां पर पार्शियल सॉल्युबल होगा वहीं पर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। क्लियर। तो क्या इसको बैलेंस कर लीजिए, तो 2Ag+ हो जाएगा एंड क्रोमेट हो गया। अब इसकी सॉल्युबिलिटी 2S एंड इसकी सॉल्युबिलिटी S मान ली, कब इक्विलिब्रियम पर। क्लियर, इक्विलिब्रियम पे हमने सॉल्युबिलिटी S मानी थी इसकी, तो ये हो जाएगा 2S और ये हो जाएगा S हो जाएगा। अब क्या करेंगे, KSP लगा दीजिए, तो KSP इज इक्वल टू Ag+ के कंसेंट्रेशन का स्क्वायर एंड CrO4 के ऊपर -2 का कंसेंट्रेशन, तो Ag+ का कंसेंट्रेशन कितना हुआ 2S का होल स्क्वायर, और ये S हो गया, तो ये कितना आ गया 4S³ इज इक्वल टू KSP, एंड KSP आपको कितना गिवन है 1.1 इंटू 10⁻⁻12, तो KSP 1.1 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू 4S³। यहाँ पे S आप सॉल्व कर लेंगे, 1.1 इंटू 10⁻⁻12 ठीक है, √³/4, तो आंसर आ जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻5, दिस इज S। ये आ गई इसकी सॉल्युबिलिटी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, बोलता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n इज इक्वल टू 6 है तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। ये तो वैसे आपको याद होगा कि सबसे लोअर एनर्जी किसकी होती है, पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट अगर आपको पता, तो सबसे लॉन्ग फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल है वो एनर्जी लेवल पर बनी है। सबसे लोअर एनर्जी लेवल s ऑर्बिटल की है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल में f ऑर्बिटल तो रखा नहीं गया, f ब्लॉक नीचे रखा गया है, लेकिन उसकी फिलिंग कैसे होती है, s के बाद f आता है ना,
देन डी ब्लॉक है, देन क्या राइट हैंड साइड में पी है। तो यही एनर्जी का भी सीक्वेंस है कि सबसे ज्यादा सबसे कम एनर्जी जो है वो वैलेंस के एस की है। और आपको पता है एफ में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एंटी पेनल्टी मेट में जाते हैं तो n-2f हो जाएगा। देन उसके बाद डी ब्लॉक आता है तो n-1d, क्योंकि डी में पेनल्टी मेट में जाता है और पी में आउटर मोस्ट में जाता है np। तो ये सीक्वेंस होता है, आपको ये पता है। और इसी के ऊपर आपने पूरी पीरियोडिक टेबल भी समझी थी। तो ns के बाद n-2f होता है, देन n-1d होता है, देन np होता है। जरा n की वैल्यू 6 कह रहा है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं क्या ये सीक्वेंस सही है कि गलत है। तो n=6 कह रहा है तो हम n6 रख दें तो क्या हो जाएगा, 6s हो जाएगा, देन 4f हो जाएगा, देन 5d हो जाएगा, देन 6p हो जाएगा। अब ये एनर्जी लेवल का सीक्वेंस है तो पता कैसे चलता है, n+l रूल, बोरबरी कॉन्सेप्ट। क्या था, 2 रूल थे जिसका n और l यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सम जितना ज्यादा था उसकी एनर्जी भी ज्यादा थी। जहां पर n और l का सम सेम आ रहा था तो वहां पर हम n की वैल्यू देख रहे थे। ये 2 रूल थे। ठीक, पहला रूल क्या था कि जहां पर n और l का सम जितना ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। सेकेंड रूल क्या है कि जहां पर n और l का सम सेम हो जाए तो वहां पर n देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं, और जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन कब, जहां पर n और l का सम सेम आए तब। क्लियर, देखिए तो 6s 4f 5d एंड 6p। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 6s है तो n+l लगाया तो n 6 हो गया, और s के लिए l की वैल्यू 0 पता है, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 4 + 3 7 आ जाएगा, यहाँ पर 5 + 2 दैट इज 7 एंड यहाँ पे 6 + 1 7। तो सबसे कम n+l किसका आ रहा है, 6s का आ रहा है, देखिए आप। देन इसके बाद 4f 5d एंड 6p में n+l क्या है, इक्वल है। तो क्या देखा जाएगा, n की वैल्यू, तो n सबसे कम 4 में, उससे ज्यादा 5, उसके बाद 6p में। तो 6s के बाद 4f देन 5d देन 6p। समझ में आ गया। तो यही सीक्वेंस है। यहाँ तो खैर n के टर्म में दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ये एनर्जी लेवल का सीक्वेंस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, एन आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर लो हुआ तो इसका मतलब कि जो इनके बीच में फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो कम है। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गई तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो जब वेपर प्रेशर बढ़ गया और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लो टेम्परेचर पर भी इक्वल हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो गई है तो वेपर प्रेशर बढ़ गया तो जो डेविएशन आएगा वो कैसा आएगा, ग्राफ राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन आएगा। तो आंसर हो गया यहाँ पर क्या, शो पॉजिटिव डेविएशन। यानी कहीं पर भी लोअर बॉइलिंग पॉइंट का केस आ जाए तो वहां पर पॉजिटिव डेविएशन ही होगा। समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा, 3rd। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड इज 2.24 डेसीमीटर क्यूब। 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, आपको पता होगा। तो 2.24 लीटर या 2.24 dm क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड अंडर सेम कंडीशन विल बी, यानी कंडीशन सेम है, यानी कंडीशन का मतलब टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। तो उस केस में हमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम हाइड्रोजन का कितना यहाँ पे लिबरेट होगा और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है, ये कितना लिबरेट हो रहा है, 2.24। कब, जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराई जा रही है तब। तो देखिए जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, वाटर बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको ब्रेक कराने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम लोग वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो वाटर अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा, H+ आयन प्लस OH- आयन। ठीक, अब जो ये कैटायन है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जो ये एनायन है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो एट एनोड, तो एनोड पर कौन आएगा, OH- आएगा। कौन सी रिएक्शन होगी एनोड पर, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये OH- OH, आप ये 4OH- ले लीजिए तो 4OH + 4 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा और ये 4OH
मिल कंबाइन करके बना देगा 2H2O प्लस O2। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। तो 4OH माइनस गिव्स 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 4OH जो है आप इसको ऐसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पहले इस प्रकार की रिएक्शन हुई, देन ये 4OH कंबाइन करके क्या बनाएगा 2 मोल H2O प्लस O2। नेट रिएक्शन अगर देखें तो 4OH कैंसिल हो गया एंड बना 4OH माइनस, नेट रिएक्शन आ गई 2 मोल H2O प्लस 1 मोल O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन कहां पर हो रही, एनोड पर, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब देखिए अगर आप कैथोड की बात कर रहे हैं, एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब कैथोड पे आएगा कौन, H प्लस आयन आएगा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि चार्ज बराबर होने चाहिए। तो ये जो H प्लस आयन है ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि यहां से 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होने चाहिए। चार्ज एनोड और कैथोड पे बैलेंस होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4H बन जाएगा, और 4H आपस में कंबाइन करके 2 मोल हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो अगर आप इसको कैंसिल करें और ओवरऑल रिएक्शन लिखे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 मोल H2। यानी जब आपने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो 1 मोल O2 गैस बन रही है एंड 2 मोल हाइड्रोजन गैस बन रही है, और बोल रहा है कि कंडीशन सेम है, अंडर सेम कंडीशन, ठीक है, कंडीशन सेम है। तो अगर O2 का वॉल्यूम कितना आया यहाँ पर 2.24 डेसीमीटर क्यूब आ रहा है, तो बोल रहा है कि हाइड्रोजन कितना होगा। बहुत सिंपल यूनिटरी मेथड लगाइए, कंडीशन दोनों की सेम है, इलेक्ट्रोलिसिस हमने कराई, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद 1 मोल O2 और 2 मोल H2 मिला। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी पहले नोट कर लिया होगा, आप इस रिएक्शन को ऐसे डायरेक्ट लिखना चाहें, H2O लिया आपने, H2O लेने के बाद क्या मिल गया आपको 2 मोल H2O, सॉरी ये H2O लिया तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये डायरेक्ट आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, H2O गिव्स H2 प्लस O2, ठीक है, H2O गिव्स H2 प्लस O2, ये हमारे पास आया। अब देखो बैलेंस अगर आप करो तो यहाँ 1 मोल O2 और यहाँ पे 2 मोल H2 है। तो अगर इसने बोला कि 2.24 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा, सिंपल सी बात है, डबल होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन करने पर, इलेक्ट्रोलिसिस करने पर 1 मोल O2 हमको मिल रही है, और हाइड्रोजन कितने मिल रही है, 2 मोल मिल रही है। तो अगर 1 मोल O2 या 1 मोल का वॉल्यूम 2.24 डीएम क्यूब है, तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, जस्ट डबल होगा। तो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के अमाउंट की डबल है ना, तो हम लोग यानी हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 इंटू 2.24 डीएम क्यूब, दैट इज 4.48 डीएम क्यूब। मैं समझ में, क्या बहुत आसान है, पहले इलेक्ट्रोलिसिस आपने करा ली तो क्या मिल गया, O2 और H2 मिल गया। अब आप देखिए मोल देखिए, जब आपने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो 1 मोल O2 मिल रहा है एंड 2 मोल H2 मिल रहा है। तो 1 मोल O2 का अगर वॉल्यूम 2.24 डीएम क्यूब है तो सेम कंडीशन पर, तो यहाँ पे 2 मोल H2 है, तो 2 मोल का क्या होगा, जस्ट डबल होगा, तो 4.48 डीएम क्यूब। तो देखिए कोई आंसर है, ये है थर्ड आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ये दे रखा आपको, इज 1 into 10 to the power minus 2 at 298 Kelvin and is 2 at 273 Kelvin। तो आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर टेम्परेचर 2 हो रहे हैं, यानी 298 और 273, तो आपको पता चल गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो भी वेरी करेगा क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो केमिकल प्रोसेस है ये कौन सा होगा जब हम लोग यहाँ पर A प्लस बी को C प्लस डी में कन्वर्ट करेंगे। तो रिलेशन हमें देखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ, और आपने ये रिलेशन पढ़ा है, क्या होता है, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R, और हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये रिलेशन हो गया किसके बीच में, अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है और तो फिर
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी वेरी करेगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। K1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। तो K1 क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड K2 क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। अब देखिए जरा, K1 आपको कितना गिवन है, 1 इंटू 10⁻⁻2 और T1 कितना है, तो T1 आपको दे रखा है 298 केल्विन। सिमिलरली K2 कितना है, ये 2 है और T2 कितना है 273 केल्विन। इसका मतलब T1 ग्रेटर है T2 से। तो जब इस इक्वेशन को आप जरा सिंप्लीफाई करिए तो log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R, और यहां पे क्या होगा T1 इंटू T2, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, यही होगा ना, T1 इंटू T2 एलसीएम हो गया और तो ऊपर हो जाएगा T2 माइनस T1। अब देखिए log K2 माइनस K1, तो K2 की वैल्यू K1 से ग्रेटर है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा, ठीक, इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R। हमें वैल्यू नहीं पुट करनी है, बस हमें यहाँ देखना है, क्योंकि बताना है ना कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा H के साइन से पता चल जाएगा। देखिए कैसे, K2 में से K1 माइनस करेंगे, K2 इज ग्रेटर देन K1, तो सो लॉग तो यहाँ पे जो इनका डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। अब T2 माइनस T1, यहाँ पर क्या T2 माइनस T1 है, तो आप देखो यहाँ पर T1 ग्रेटर देन T2 है, क्योंकि T1 है 298 केल्विन एंड T2 है 273 केल्विन। तो T1 ग्रेटर देन T2 है, तो T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो डेल्टा H क्या हो गया, माइनस डेल्टा H हो गया यहाँ पर, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ओवरऑल 2.303 R। तो यहाँ पे जो डेल्टा H बनेगा वैल्यू के साथ वो तो नेगेटिव ही बनेगा ना, नहीं समझ में आया क्या भाई, ये वैल्यू पॉजिटिव आई, ये नेगेटिव में आया डेल्टा H, तो अगर हम डेल्टा H की वैल्यू लें तो नेगेटिव में ही तो आएगी, और डेल्टा H नेगेटिव आने का मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। तो आंसर हो जाएगा 1, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 0.1 DM क्यूब सोल्यूशन हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.038 ग्राम पर ml। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी NaOH की, ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या क्या गिवन है, 4 ग्राम NaOH, इसका मतलब आपको NaOH का वेट गिवन है, तो वेट ऑफ NaOH जिसको हमने B कह दिया, नहीं सैल्यूट कह दिया, तो ये कितना हो गया 4 ग्राम हो गया। 0.1 DM क्यूब सोल्यूशन थे, तो वॉल्यूम हो गया ना, क्योंकि बताया अभी कि 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो यानी जो यहां पर हो गया हमारा वो ये क्या हुआ, वॉल्यूम हो गया 0.1 DM क्यूब एंड हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ये आपको क्या दे रखा है, उसने डेंसिटी दे रखा है, क्योंकि यूनिट से देखो ग्राम पर ml, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर डेंसिटी, हम किसके बेसिस पे कह रहे हैं, यूनिट के बेसिस पे, ग्राम पर ml, दैट इज 1.038 ग्राम पर ml। बोलता है नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, तो नॉर्मेलिटी NaOH की हमसे पूछा, तो हम क्या सिंपल फार्मूला लगा दे नॉर्मेलिटी का, वेट ऑफ NaOH अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया, वॉल्यूम आ गया इन लीटर। तो अब देखिए ये तो बहुत आसान सा हो गया, W कितना है यहाँ पर 4 ग्राम है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे आप, इसका मोलर मास अपॉन इसकी एसिडिटी, तो NaOH का मोलर मास कितना 40 है, और चूंकि ये बेस है तो इसकी एसिडिटी लेंगे, और एसिडिटी में क्या देखेंगे, रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, तो NaOH में तो एक ही तो OH है ना, तो इसकी एसिडिटी 1 हो जाएगी, तो ये क्या हो गया 40 हो गया, तो इक्विवेलेंट वेट 40 हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया 0.1, कितना हो गया 0.1 हो गया। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और ये क्या 0.1 लीटर ही रहेगा, तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4/4 दैट इज 1, तो नॉर्मेलिटी 1n आ गई इसकी, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1n इसकी नॉर्मेलिटी आ गई, आंसर हो जाएगा 1। देखिए क्वेश्चन है
15 mole of H2 and 5.2 mole of I2 are mixed and allowed to attain equilibrium at 500 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी H2 और I2 को मिक्स किया गया और उन्होंने 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। तो बोलता है इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम जो HI बना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ HI इज फाउंड टू बी 10। इसका मतलब ये जो HI का मोल इसने दिया है वो कब दिया हुआ है? इक्विलिब्रियम पे दिया है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HI। तो फॉर्मेशन ऑफ HI के लिए पहले आप क्या लिख लेंगे? रिएक्शन लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? आसान सा क्वेश्चन ये भी है, H2 प्लस I2 गिव्स 2 मोल HI और इनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। तो इनिशियल यानी जब टाइम 0 था तो H2 के कितने मोल थे? 15 मोल थे और I2 के कितने मोल लिए गए? एंड 5.2 मोल ऑफ I2 ये लिया गया है। तो इनिशियली तो HI कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इनिशियली तो रिएक्शन अभी नहीं हुई है ना, तो HI कुछ बना नहीं। अब मान लीजिए इनके बीच में रिएक्शन हो गई और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, तो T इक्विलिब्रियम, EQ का मतलब इक्विलिब्रियम। पर वो बोल रहा है कि जो HI है उसके मोल 10 है, ठीक है। तो ये 10 मोल हो गया HI के मोल, कब? इक्विलिब्रियम पर। तो अब जरा यहां से देखना है आपको, ये जो इक्विलिब्रियम पे HI के 10 मोल है तो वो कितने मोल की वैल्यू है? 2 मोल की वैल्यू है। तो 1 मोल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। क्यों 1 मोल क्यों? क्योंकि I2 और H2 तो 1 ही मोल है ना। हमें तो यहाँ स्टैच्यूमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ जो HI बन रहा है 10 मोल, वो तो 2 मोल की वैल्यू बनी ना, बट H2 और I2 तो 1 मोल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल HI की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर 10 है। तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। तो जितना ये बना उतना यहां से माइनस करोगे, तो 5.2 माइनस 5 क्यों माइनस हुआ? क्योंकि I2 1 मोल था। तो आप जो है जो HI यहां से माइनस किया जाएगा वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में माइनस किया जाएगा, ठीक। एंड यहाँ पे 15 माइनस 5 क्योंकि H2 भी यहाँ पर 1 मोल है। तो इक्विलिब्रियम पर H2 के मोल कितने हो गए? 10 मोल हो गए। एंड इक्विलिब्रियम पर I2 के मोल यहाँ पर कितने हो गए? 0.2 मोल हो गए। और इक्विलिब्रियम पर HI के मोल यहाँ पर 10 मोल आपको दिए हुए हैं, ठीक। अब हम इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकाल लें। कैसे? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो नहीं गिवन है तो हम V मान लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम हो गया V, यहाँ पे V वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी V वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना Kc क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, ठीक। अब कंसंट्रेशन ऑफ HI इक्विलिब्रियम पे कितना दिया? ये क्या है? ये HI का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर है, ये H2 का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर है, ये I2 का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर है। अब HI का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 10/V का होल स्क्वायर। H2 का कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पर? 10/V और ये कितना है? 0.2V। तो ये V का V के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 हो गया अपॉन 10 इंटू 0.2, तो कितना हो गया यहाँ पर? तो 10 2 20 और 0.2 है तो ये 2 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 50। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 50 आ गई। तो आंसर कौन सा है? फर्स्ट आंसर है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 50 होगा। देखिए क्वेश्चन है 23। क्वेश्चन में बोला था कि फेरस ऑक्साइड हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेरस ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? जहां हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं इसका FeO, ठीक है। फेरस ऑक्साइड हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड ईच एज ऑफ द यूनिट सेल इज 5 एंगस्ट्रॉम। यानी एज जो एज लेंथ दे रखी है वो 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। एज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ द ऑक्साइड एज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी गिवन है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Then the number of ferrous ion and oxide ion present in each unit cell will be। नंबर हमसे यहाँ पर पूछा है तो बहुत आसान सा हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा दे डेंसिटी का। तो वहां पर जो Z होता है वो नंबर ऑफ आयंस होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं प्रेजेंट इन द क्या नाम है जो भी हमें फार्मूला गिवन होता है उसके अंदर, ठीक। तो हम लोग क्या कर लेंगे? डेंसिटी का फार्मूला लगाएं, Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू N नॉट। Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू क्या हो जाएगा?
एन नॉट क्या हो गया, अवोगाड्रो नंबर हो गया, आप Na भी लिख सकते हैं इसको। ए क्या एज लेंथ है, m क्या इसका मोलर मास होगा पूरे फेरस ऑक्साइड का, एंड d डेंसिटी है। तो z हम निकाल लें यहां से, नंबर ऑफ एटम्स, तो निकल आएगा डेंसिटी कितनी गिवन है 4, z निकालना है, मोलर मास देखिए फेरस ऑक्साइड का कितना आएगा, आयरन का एटॉमिक मास 56 एंड ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना आ जाएगा 72, तो ये 72 हो गया। ए क्यूब, ए कितनी एजलेंथ 5 है, बट ध्यान रखिए एंगस्ट्रॉम में गिवन है, और आप डेंसिटी जो रख रहे हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी सेंटीमीटर में रख रहे हैं, तो आप एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -8 का होल क्यूब, और एन यानी अवोगाड्रो नंबर आ जाएगा कितना 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ आप जेड को सॉल्व कर लेंगे, तो जेड को जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 41.6 इंटू 10 टू द पावर -1, तो जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको देखें तो 4.1 आ जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 4। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब देखिए फेरस ऑक्साइड में अगर इसका हम इंपेरिकल फार्मूले को देखें तो फेरस ऑक्साइड में आयरन के कितने आपको आयन दिख रहे हैं 1, एंड ऑक्साइड के भी 1 दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जेड की वैल्यू 4 आ रही है, इट मीन्स क्या होगा, आयरन के 4 एटम होंगे और ऑक्सीजन के भी, ऑक्साइड आयन के भी 4 आयंस होंगे, यानी फेरस आयन के भी 4 आयन होंगे एंड ऑक्साइड आयन के भी 4 आयंस होंगे, बराबर होंगे क्योंकि यहाँ बराबर एटम है। तो 4 फेरस आयन एंड 4 ऑक्साइड आयन, द आंसर इज 4। क्लियर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 4। देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2 एंड Cl2 आर मिक्स्ड, हाउ विल द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर चेंज आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग रिएक्शन लिखे यहाँ पर, तो H2 एंड Cl2 को जब आप मिक्स करेंगे तो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl बनाएगा, और आपको पता हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन भी गैस है और HCl भी गैस होती है, और उसने बोला कि हमने इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया है। ठीक है, तो हाउ विल द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर चेंज आफ्टर द रिएक्शन, तो किस प्रकार से मिक्सचर का वॉल्यूम चेंज होगा ये आप बताइए। ठीक, तो यहां पर जो वॉल्यूम है वही नंबर ऑफ मोल होगा, क्यों, यहां पे लगेगा अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ, अवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स के। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर, सर यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट तो नहीं बोला क्वेश्चन में, तो ये भी तो नहीं बोला कि वेरी कर रहा है, और जब कोई चीज बोलेगा नहीं कि वेरी कर रहा है तो हम तो कांस्टेंट मान के चलेंगे ना, ये ध्यान रखिएगा। जब तक कि कोई चीज बोले ना कि इसका चेंज यहां से यहां हुआ है, तब तक आप उन चीजों को कांस्टेंट मानकर ही काम करते हैं। क्लियर, तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो ऑब्वियस है कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर ना होता तो वो चीज हमको वहां पर प्रोवाइड करता, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स के होगा। तो यानी कह रहा है इक्वल वॉल्यूम, तो इक्वल वॉल्यूम का मतलब जो यहाँ पे इनके मोल है वही इनके वॉल्यूम होंगे, यानी यहाँ पर इनका 1 मोल है और यहाँ पर इनका 1 मोल है और यहाँ पर इसका 2 मोल है। तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर हम क्या कह दें, यहाँ इसका 1 वॉल्यूम, यहाँ इसका 1 वॉल्यूम और यहाँ इसका 2 वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन से पहले कितना वॉल्यूम था, 2 वॉल्यूम है। रिएक्शन से पहले H2 और Cl2 का कितना वॉल्यूम है, 2, और रिएक्शन के बाद बन गया Cl तो भी वॉल्यूम कितना है, 2 वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोलता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन इट्स 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का चाहिए, कब चाहिए, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में चाहिए। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन में कोई फार्मूला ना लगाइए, आप डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे तो आंसर तुरंत आ जाए। कैसे, देखिए 1 मोलर का मतलब क्या हुआ, मोलैलिटी 1 हो गई। अब मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं ना, तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 kg सॉल्वेंट
वैसे तो फार्मूला अगर आप बोले तो आप लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और डेफिनेशन अगर आप पढ़े मोलैलिटी की तो बोलता क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यही इसकी डेफिनेशन है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब यहां पे रखिए मोलैलिटी 1 गिवन है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट NB हो गया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 होगा, तो 1 kg हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, 1 मोल आ गया। क्लियर। अब आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन हमें किसका चाहिए, सोल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के लिए फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल, यानी कि मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सोल्यूट। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट निकाल लें। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट कितना, उसने बोला ना कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट 1 kg होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, डेफिनेशन से समझ में आया हमको, 1 kg सॉल्वेंट होगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर। ये कैसे पता चला, क्वेश्चन में बोल रहा है एक्वस सोल्यूशन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्वस सोल्यूशन, इसका मतलब सोल्यूट को आपने वाटर में डिसॉल्व किया है, तो सॉल्वेंट यहाँ पे कौन होगा, वाटर होगा, और वाटर होगा तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे 1000 बाई 18, दैट इज 55.55 मोल, किसके, सॉल्वेंट के मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट तो आ ही जाएगा, ये आया सॉल्वेंट का मोल आया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, NB कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर, 1 दिख रहा है ना, ये निकाला आपने 1, और Na कितना निकाला आपने, 55.55, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 1, तो ये 1 अपॉन 56.55, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.018। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो आपने देखा ना, यहाँ हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, और ऐसा क्वेश्चन कई बार आया, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत छोटा लेकिन कई बार आया हुआ है, समझ में आया। देखिए क्वेश्चन है 27, आइडियल सोल्यूशन है कंटेन्स 2 वोलेटाइल लिक्विड A, जिसका आपको प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर 100 टॉर गिवन है, एंड B जिसका आपको वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में 200 टॉर गिवन है। बोलता है कि मिक्सचर कंटेन 1 मोल ऑफ A एंड 4 मोल ऑफ B, देन टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर है, तो सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप टोटल वेपर प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, और PA क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो P नॉट A XA, ये होगा ना, पार्शियल प्रेशर PA इज इक्वल टू क्या होगा, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। P नॉट A एंड P नॉट B गिवन है, आप XA XB निकालिए, आंसर आ गया, बहुत आसान है। XA कैसे निकलेगा, XA क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल, टोटल कितने हैं, 2 ही तो है ना, 2 वोलेटाइल लिक्विड, तो अपॉन में Na प्लस NB हो जाएगा। तो XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। तो यहाँ पर Na कितना गिवन है, देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ A 1, तो ये 1, और NB कितना गिवन है 4, तो ये हो गया 1/5, यानी XA आ गया 1/5। सिमिलरली आप XB निकाल लीजिए, क्या NB अपॉन Na प्लस NB, तो NB कितना हो गया 4, और Na प्लस NB कितना हो जाएगा 1 प्लस 4, दैट इज 4/5, बस हो गया। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टोटल प्रेशर, तो P नॉट A, ये फार्मूला लगा रहे हैं, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। P नॉट A कितना गिवन है, देखिए 100 टॉर, 100 टॉर हो गया, XA कितना आ गया, XA आया 1/5 आया है, प्लस P नॉट B कितना गिवन है 200, एंड XB कितना आ गया 4/5, तो 5 ये 20 हो गया, एंड ये कितना हो जाएगा 40,
तो ये 20 और ये 40 इंटू 4 160, तो आंसर आ गया 180 टॉर। ये होगा इसका आंसर। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 180 टॉर होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सेकंड आंसर होगा यहां पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बोलता आइडेंटिफाई द गैस विच इज रेडली एब्जॉर्ब्ड बाय द एक्टिवेटेड चारकोल। तो कौन सी गैस एक्टिवेटेड चारकोल में इजीली एब्जॉर्ब होती है, जिस गैस का लिक्विफिकेशन जितना आसान है, तो वो गैस एक्टिवेटेड चारकोल पर भी उतनी आसानी से एडजॉर्ब होगी। यानी कि मोर द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन मोर द एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस। क्लियर, मोर द ईज ऑफ liquefaction of gas, more the adsorption। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन चारों गैस में किस गैस का लिक्विफिकेशन आसान है। तो आपको पता है गैस वो गैस आसानी से लिक्विफाई करती है जिसमें वैन डर वाल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू ज्यादा हो। P + A / V स्क्वायर पढ़ा था ना आपने, V - V is equal to RT, दिस इज द वैन डर वाल इक्वेशन। एंड P + A / V स्क्वायर, तो A क्या है, वैन डर वाल फोर्स है। A क्या है, वैन डर वाल फोर्स को इंडिकेट करते, ये वैन डर वाल, वैसे तो A और B वैन डर वाल कांस्टेंट है, जो A यहां पर इंडिकेट करता है वो इंट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। A क्या है, वैन डर वाल कांस्टेंट है, लेकिन इंडिकेट किसको करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो जिस गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो गैस आसानी से लिक्विफाई करेगी और वही गैस जल्दी एडजॉर्ब होगी। तो देखिए यहां पर SO2 जो गैस है, SO2, तो SO2 गैस में ये इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो गैस है ये तो पोलर है, यहाँ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है, और पोलर होने के कारण यहां पर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से ये गैस आसानी से लिक्विफाई करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे इन चारों गैस में सबसे जल्दी एडजॉर्ब कौन होगा, SO2, क्योंकि H2 तो यहाँ पर पोलर है ही नहीं, N2 तो आपस में ही बॉन्ड बने हैं, एंड O2 में भी आपस में बॉन्ड बने हैं। वैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि SO2 में कि सल्फर और ऑक्सीजन दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जिस कारण से यहाँ पर क्या पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, तो पोलैरिटी डेवलप होगी, और पोलैरिटी डेवलप होने के कारण इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो गैस आसानी से लिक्विफाई होगी, तो वही गैस जल्दी एडजॉर्ब भी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। देखिए क्वेश्चन है 30, बोलता है स्टेटमेंट 1 फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ ΔG, ΔH एंड ΔS ऑल हैव नेगेटिव वैल्यू। तो पहले इसी को समझ लेते हैं कि एडजॉर्प्शन में ΔG, ΔH, ΔS की वैल्यू क्या होगी, मतलब पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो देखिए एडजॉर्प्शन में होता क्या है कि ये जो एडजॉर्बेंट है, जिसको हमने सॉलिड लिया है, एडजॉर्बेंट मोस्टली ये सॉलिड होता है। अब यहां पर जो गैस के मॉलिक्यूल है, क्योंकि एडजॉर्बेट यहां पे क्या है, गैस लिया जाता है, एडजॉर्बेट गैस के मॉलिक्यूल है। तो वो एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट की सरफेस पर आके जुड़ता है, क्योंकि एडजॉर्बेंट के जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें फोर्स अनबैलेंस्ड होता है। ये बात आपने पढ़ी है। क्या बोला मैंने कि जो एडजॉर्बेंट के सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उनमें जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड है। तो एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल इसी अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण इसे क्या हो जाएगा, आके अटैच होता है। कौन, एडजॉर्बेट, जिसको गैस लिया गया है। तो जब गैस का मॉलिक्यूल किसी भी सरफेस पर आके जुड़ेगा तो गैस की अपनी एनर्जी कम होगी, तभी तो वो जुड़ेगा, क्योंकि गैस की एनर्जी बढ़ती तब तो वो अटैच नहीं होता, बल्कि उसके अंदर और भी मोशन होने लगता। तो गैस अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है। तो यहां से ये एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ΔH क्या हो गया, नेगेटिव। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एडजॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसे एक्सोथर्मिक है ये आपको समझ में आया कि एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट की सरफेस पर आके अटैच होता है ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल।
क्लियर। तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है इसको इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ये वैल्यू अलग है एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन में ये वैल्यू अलग है, ये आपने पढ़ी। ठीक, तो एक बात तो समझ में आ गया कि डेल्टा एच नेगेटिव है, क्लियर। दूसरी बात समझिए जरा, एंट्रोपी की समझ लें। तो देखो गैस का जब मॉलिक्यूल आके किसी भी सरफेस पर अटैच हो रहा है तो गैस के मॉलिक्यूल की जो रैंडमनेस है वो तो डिक्रीज करेगी ना, कि इंक्रीज करेगी। डिक्रीज क्यों? क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है और लूज करके सरफेस पर अटैच हो रहा है। तो जो यहाँ पे जो डेल्टा एस है, चेंज इन एंट्रोपी, ये क्या होगा? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। जो डेल्टा एस है वो क्या होगा? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। तो जो फाइनल एंट्रोपी की वैल्यू आप देख रहे हो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है तो उसके अंदर से रैंडमनेस भी कम हो रही होगी। तो एसएफ जो होता है यानी कि फाइनल एंट्रोपी जो है वो लेस देन इनिशियल एंट्रोपी है। तो जो फार्मूला यानी जो रखेंगे आप तो डेल्टा एस भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। डेल्टा एस भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा समझ में आया? अब यहां पे हम फार्मूला यूज कर ले, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो देखिए डेल्टा एच की के साइन क्या माइनस में है, माइनस टी, और डेल्टा एस भी यहां पर क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। क्लियर, यहां पे नेगेटिव हो रहा है। अब डेल्टा जी का क्या साइन होगा? तो आपको पता है कि एड्सॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, अपने आप होता है। स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है कौन? एड्सॉर्प्शन अपने आप होता है। तो ऑब्वियस है कि यहां डेल्टा जी की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जितनी भी है उसमें डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब डेल्टा जी भी नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव और डेल्टा एच भी नेगेटिव। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या? फर्स्ट तो करेक्ट लग रहा है हमें। आगे देखिए स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वेरी सही है। इन विच रैंडमनेस डिक्रीजेस, ये भी सही है। ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, सही है ना, क्योंकि जो एड्सॉर्बेंट के बीच में फोर्स लगेगा अट्रैक्शन, तो इस कारण से एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल का जो रैंडमनेस है वो कम हो जाएगा। तो यानी स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 ही से जो स्टेटमेंट 2 में लिखा है उसी बात को हमने यहाँ पर क्या किया? एक्सप्लेन भी तो किया, उसी से किया। इसका मतलब 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। समझ में आई? देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। ठीक है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम के लिए ये वैल्यू दे रखी है। एंड द एनर्जी वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम आयन इज। आपसे पूछा क्या? लिथियम आयन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पूछी है। तो आपको पहली बात पता है कि जो बोर्स की जो थ्योरी है, बोर्स थ्योरी, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिस प्रकार से हाइड्रोजन में अगर आप देखो तो 1s1 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का केस है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बट लिथियम आयन में यानी Li के ऊपर 2+ में इलेक्ट्रॉन 1 ही रहेंगे। कितने रहेंगे? 1। इसका मतलब जो बोर्स की थ्योरी है वो लिथियम आयन के लिए भी वैलिड होगी। क्लियर। अब क्वेश्चन में पूछता है कि लिथियम आयन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? सेकेंड शेल। अगर हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे लाते तो कहां पे जाएगा? सेकेंड शेल में जाएगा। तो यानी यहां पर एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। इसके लिए कितनी एनर्जी होगी? तो सिंपल हम एनर्जी का फार्मूला लगा दें, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो -13.6 जेड कितना होगा? तो देखिए लिथियम है यहाँ पर, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, और एन क्या है? नंबर ऑफ शेल, जिस शेल में आप निकालना चाहते हैं। तो लिथियम के लिए निकाल रहे हैं, और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो Z² कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9। और n² यानी नंबर ऑफ शेल कितना आया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आया, इसका मतलब सेकंड शेल आई, तो n की वैल्यू तो 2 आ गई, यानी 4 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा कितना? -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
समझ में आया? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड आंसर हो रहा है। देखिए क्वेश्चन है 33, बोलता है रेशियो अमंग्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी जिसको आप एवरेज वेलोसिटी भी कह सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज गिवन बाय। इसका मतलब इन तीनों वेलोसिटी का हमें रेशियो बताना है। तो हमें तीनों वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। तो वी एमपी का मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है, √2RT/m होता है। पता है आपको बात? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फार्मूला √2RT/m है। नेक्स्ट आरएमएस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, √3RT/m होगा। एंड एवरेज वेलोसिटी या मीन, यहां पे लिखा मीन वेलोसिटी, ये क्या होगा, √8RT/m। ये तो अब इनका हम लोग रेशियो निकाल लें। कैसे, VMP जिस सीक्वेंस में पूछा उसी सीक्वेंस में रखना है। VMP इज टू, और क्या पूछा है, मीन वेलोसिटी, नहीं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जिस सीक्वेंस में पूछा उसी सीक्वेंस में रखना है। तो V एवरेज एंड V RMS। तो VMP की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए √2RT/m, V एवरेज √8RT/m एंड √3RT/m। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे RT/m कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर RT/m सबसे। तो आंसर क्या आएगा इसका, √2 इज टू √8/π इज टू √3, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर बन रहा है इसका, सेकंड वाला, √2 इज टू √8/π इज टू √3, ये इसका सोल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन है 39, बोलता है इन सम सोल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इन वाटर, हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इन वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं कर रहा है, इवन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस आर एडेड टू देम। मतलब हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है जिसमें जो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जो है वो मान लिया x मोल पर लीटर है, और इसमें अगर स्मॉल अमाउंट में कोई एसिड मिलाया जाए या बेस मिलाया जाए तब भी इसके H+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा था। तो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए कि ये तो बफर सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी सोल्यूशन का जो भी pH है यानी जो भी H आयन का कंसंट्रेशन है उसमें अगर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिलाया जाए तो उसके pH यानी H आयन के कंसंट्रेशन में चेंजेस नहीं आते ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट में ली-चाटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। ये क्लास में आपने समझा इस बात को। तो यानी यहां पर इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा बफर सोल्यूशन, क्योंकि इसी की ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी सोल्यूशन हमारे पास बना उसमें जो भी उसका H आयन का कंसंट्रेशन है यानी pH है और उसमें अगर आप एसिड या बेस मिला रहे, लेकिन ध्यान रखना स्मॉल अमाउंट में, तो उसके pH में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो फिर वो सोल्यूशन को हम लोग ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बफर कहते हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। देखिए क्वेश्चन है 42, क्वेश्चन में बोला कि मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड एथीन, मीथेन एंड एथीन इन अ मोलर रेशियो ऑफ x is to y हैज एन एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज है ये, एवरेज यानी मीन है ये, कितना 20U दे रखा है, 20U। इसका किसका, कि मीथेन और एथीन का मोलर रेशियो अगर x is to y है तो इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपको 20U दे रखा, एवरेज है, ध्यान रखना। द मीन मोलर मास व्हेन दे आर मिक्स्ड इन द मोलर रेशियो y is to x। तो पहले मीथेन और एथीन CH4 और C2H4 को x is to y के रेशियो में मिलाया गया, तो बोला इसका मीन मोलर मास जो आ रहा है वो आ रहा है 20U आ रहा है। तो बोला जब इसको y is to x में मिला दिया जाए तब क्या आएगा, तो निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए इसका मोलर मास कितना होगा, मीथेन का 16 होगा एंड इसका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो x is to y के रेशियो में मिलाया जा रहा है, तो 16x + 28y। क्यों हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका एवरेज मोलर मास आपको 20U दे रखा है ना, तो दोनों को सम करेंगे तभी तो आएगा, अपॉन x + u।
सॉरी वाई, क्यों? क्योंकि एवरेज लेना हमको, तो ये अपॉन जितने में मिलाया गया x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 20 हो गया। तो 16x प्लस 28y ये हो जाएगा 20x प्लस 20y। तो x एक तरफ कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 20 और ये 16 है तो 6s हो गया, ये सॉरी 20 में से 16 गया 4x हो गया, और ये 28 और ये 20 यानी 8y हो गया। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 8y, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 2y। समझ में आया क्या किया हमने? यहाँ पे उसने आपको एवरेज मोलर मास दे रखा था 20 U का, तो हमने दोनों को जब x/y में मिलाया गया मीथेन और एथीन को, तो क्या कर दिया ये देखिए, तो इसका मोलर मास 16x, इसका 28 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 ये गिवन है, तो हमने x इज इक्वल टू 2y निकाल लिया। अब आते हैं जरा कि ये बोल रहा है कि अब जो मीथेन और एथीन को आप ऐसा करो y/x के रेशियो में मिला दो। किसमें मिला दो? y/x के रेशियो मिला दो। तो ये वैल्यू जो यहाँ 20 दी थी वो यहाँ पूछ रहा है, तो बिल्कुल सेम काम करेंगे। तो यहाँ पे ये y/x के रेशियो में, तो ये 16y प्लस 28x अपॉन y प्लस x ये हमको यहाँ पे निकालना है, निकल आएगा। अब क्या करें? x इज इक्वल टू 2y, ये तो x की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए 2y की जगह, तो 16y प्लस 28 और x की जगह 2y रख दे रहे हैं, तो 2y अपॉन y तो यही रहेगा, x की जगह 2y रख दो तो 2y, तो 16y प्लस 56y अपॉन 3y, तो 16 प्लस 56 कितना हो जाएगा? 6 6 12 5 1 6 1 7 72 हो जाएगा। तो इधर हम सॉल्व कर रहे हैं 72y अपॉन 3y, तो y से y कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 3 2 6 एंड 3 4 12, तो 24 आंसर आ गया। यानी अगर इसको 1:x के रेशियो में मिलाया जाए तो इसका जो मीन मोलर मास होगा वो होगा 24। समझ में आया करने का तरीका? आसान है। तो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड हो गया आंसर, यहाँ पे 24 आंसर है। देखिए क्वेश्चन है कि फॉर अ गिवन रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन 80 किलो जूल दिया, फॉरवर्ड की 80 किलो जूल है, और डेल्टा एच आपको -40 किलो जूल दिया हुआ है, और बोलता है कि जब इसके अंदर हम लोग कैटलिस्ट मिला रहे हैं तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड की वो घट करके 20 किलो जूल हो जा रही है। आपको पता है कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने का काम करता है, पढ़ा आपने, जो कि घट करके 20 किलो जूल आ गई। तो बोलता है रेशियो बताओ किसका? इसकी रिवर्स रिएक्शन का, यानी बैकवर्ड रिएक्शन का बिफोर एंड आफ्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। यानी हमें यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन की निकालनी है। कब? कैटलिस्ट मिलाने से पहले एंड कैटलिस्ट मिलाने के बाद क्या होगी, और उनका रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखो अगर आप इसको ग्राफिकल समझो आप, तो यहाँ पर ये पाथ ऑफ रिएक्शन एंड एनर्जी के बीच में आपने ये ग्राफ प्लॉट किया था। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, सर आपको कैसे पता चला ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? तो आप देखो यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो कितनी दे रखा है? -40 किलो जूल। क्वेश्चन किया तो लैंग्वेज में बोलेगा, या तो डेल्टा एच की साइन से आपको पता लगाना होगा। तो डेल्टा एच यहाँ पर -40 किलो जूल हो गया। ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड है, और ये क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड होगा, पता पढ़ाई आपने। और ये हो गया डेल्टा एच हो गया, समझ में आ गया? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो डेल्टा एच आपको कितना दिया? -40। ये अभी क्या है? ये अभी हम ले रहे हैं कब? इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ये लिया जा रहा है, जब कैटलिस्ट नहीं है तब। ठीक है, तो डेल्टा एच -40 और एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड कितना दिया? 80। कब? जब कैटलिस्ट नहीं था। तो एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड कितना आ जाएगा? ये इधर आ गया -120, और इसका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ गया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड 120 किलो जूल पर मोल। कब आया ये? जब कैटलिस्ट नहीं है यहां पर। अब जब आप इसके अंदर कैटलिस्ट मिलाते हो तो क्या होता है कि वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही रिएक्शन पर अफेक्ट करता है। तो क्या हो गया? बोला कि कैटलिस्ट मिलाने से तो इसका फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई? 20 किलो जूल हो गई। कैटलिस्ट मिलाने से घट जाएगी,
कि कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन को बढ़ा देना, स्पीड को बढ़ा देना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, कैसे कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। समझ में आया? तो अब क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की बात की जाए, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो डेल्टा एच तो उतना ही रहेगा, और ये कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ये कितना आ जाएगा, अब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड इसको हम लोग डैश कर दे रहे हैं, क्यों डैश का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर? तो ये कितना आ गया, ये आ गया 60 आ गया किलो जूल पर मोल। और अब उसने क्या पूछा, रेशियो पूछा है किसका, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स इन बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर अपॉन आफ्टर पूछा है। तो बिफोर यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड ये बिफोर था, अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट था। तो 120/60, तो आंसर आ गया 2। तो देखिए इसका आंसर 4 हो गया, 4 हो गया इसका आंसर। समझ में आया? बहुत आसान था ये। देखिए क्वेश्चन है, बोलता है कि 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन आयरन ब्रोमाइड। आयरन ब्रोमाइड का एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी। तो पता है कि ये वेट ऑफ आयरन मेटल, तो पूछता है द वेट ऑफ आयरन मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो जब आप किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो क्या होता है, आयनाइज होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ा है, और कैथोड पर जाके जो कैटायन होंगे वो कैथोड पर आएंगे और वो डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड पर। तो हम लोग सिंपल क्या लगा दे, फैराडे लॉ लगा दे। तो फैराडे लॉ क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मेटल का या किसी भी सब्सटेंस का जितना सब्सटेंस वो डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता पासिंग द चार्ज। यही है कि कोई भी किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जो डिपॉजिट या लिबरेट हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पासिंग द चार्ज। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या होगा, ZQ। और उसने आपसे वेट पूछा है, ग्राम में पूछा है, ग्राम में वेट पूछा है, तो ZQ हो गया। Z इज इक्वल टू क्या होता है, E/F, और Q यहाँ पे Q आपको दे रखा 3 फैराडे, यानी आपको F की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस यहाँ पे भी रखोगे और यहाँ पे भी रखोगे, फायदा नहीं होगा। तो E क्या इक्विवेलेंट वेट है, आ तो गया क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेट है। अब इक्विवेलेंट वेट किसका निकालोगे, तो बोलता है कि कैथोड पर आयरन मेटल डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पर आयरन मेटल डिपॉजिट हो रहा है। तो जो मेटल डिपॉजिट होगा, यानी जो डिपॉजिट होगा उसी का वेट पूछा है ना, तो आप यहाँ पर आयरन का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, ना कि आयरन ब्रोमाइड का। ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। तो आप देखिए जो डिपॉजिट जिसका वेट पूछा जा रहा है तो उसी का हमें यहाँ इक्विवेलेंट वेट लेना होगा, और वेट पूछ रहा आयरन का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास 56 अपॉन इसकी वैलेंसी यहाँ पे 2 है, देखिए दी हुई है, समझ में? तो 56/2 हो गया। रख दीजिए, ई की जगह आपने रख दिया 56/2, और एफ की वैल्यू मत रखो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्यू दिया हुआ है वो एफ के फॉर्म में ही दिया, कूलम में नहीं दिया, फराडे में दिया। तो इंटू 3 फराडे, क्यू हो गया 3 फराडे, एफ से एफ कैंसिल हो गया, ये 28 आ गया। 28 इंटू 3 कितना हुआ, 3 इंटू 8 24, 4 और 3 2 6 और 8 84 ग्राम। ये आंसर हो गया, यानी आयरन का कितना वेट डिपॉजिट होगा, 84 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो समझ में आया हमारे ख्याल में, ये पूरा डिस्कशन हमने किया, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू।